नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, AAO एग्रीकल्चर, TGT, PGT, IBPS, AFO, BHU, ICR, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत कर रहे हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है, स्पेशल रूप से TGT और PGT के लिए स्पेशल क्लास होगी, और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ औषधीय पादपों के नाम दिए हुए हैं, और सूची 2 के अंदर उस पादप के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। बात करेंगे सर्पगंधा। सर्पगंधा के अंदर कौन सा पोषक तत्व या पाया जाता है, औषधीय तत्व पाया जाता है, तो इस पे पाया जाता है रिस्पिन, यानी 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बेलाडोना में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बेलाडोना में एल्ट्रोपिन आपको देखने को मिलेगा, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सफ़ेद मूसली के अंदर आप लोगों को मालूम ही होगा सेपोनिन पाया जाता है, 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अश्वगंधा के अंदर बिथेनिन पाया जाता है, ठीक है, 1st ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से खीरे की प्रथम संकर किस्म बताना है, ठीक है। खीरे की प्रथम हाइब्रिड किस्म बताना है, कौन सी है? पूसा संयोग, पाइन सेट, पूसा बरखा, बालम खीरा। ये जो जितने ऑप्शन में चारों दिए हैं, सब के सब क्या है, खीरे की वैरायटियाँ हैं, लेकिन इसमें से बताना फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा संयोग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गाजर की काले रंग की किस्म कौन सी है, ठीक है। काले रंग की गाजर की वैरायटी का नाम बताना है। एक चीज आपको याद होना चाहिए कि काले रंग की जो गाजर होती हैं, उनसे हम एक कांजी नामक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। कांजी नामक एक पदार्थ बनाया जाता है, जो कि काले रंग की गाजर से ही बनाया जाता है, याद रखेंगे। पूसा रुधिरा, रुधिर कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो ये सर्वाधिक लाल रंग की, ठीक है, सर्वाधिक लाल रंग की जो गाजर की वैरायटी है, वो कौन सी हो जाएगी? पूसा रुधिरा हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूसा आसिता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे रंग की होती है? काले रंग की, यानी कि डार्क बैगनी होती है, ब्लैक कलर की नहीं होती, डार्क बैगनी होती है। एंथोसाइनिन की अधिकता के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फूल गोभी के जैसे खाए जाने वाले भाग या पुष्पक्रम, तो उनके बताने हैं क्या कहते हैं, ठीक है। सूची 2 में सुमेलित करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फूल गोभी के खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो आपको याद होना चाहिए, फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कर्ड कहलाता है, 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद फूल गोभी का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो फूल गोभी के पुष्पक्रम को रिसेम कहते हैं, 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा, पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग जो होता है, वो हेड कहलाता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। यहाँ पूछ रहा, पत्ता गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो कैटकैन कहते हैं, याद रखेंगे, 1st ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को मिलाप कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से करेले की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, यानी कि म्यूटेंट वैरायटी आपको बताना है कौन सी है। पूसा दो मौसमी, MDU1, पूसा विशेष या अर्का हरित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MDU1, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये करेले की फर्स्ट वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी थी, उत्परिवर्तित किस्म की वैरायटी है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट। पूछता है एग्जामों में, करेले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोमोडिका, याद रखेंगे, मोमोडिका चेरेंसिया, ठीक है, मोमोडिका चेरेंसिया, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है,
ये बॉटनिकल नेम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं वैसे तो वीडियो पर डे हमारी चलती है, पर डे क्लास पे अपलोड हो जाती है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के भंडारण गृह में अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है, प्याज चाहे हो, लहसुन हो या आलू हो, उनके अंकुरण को रोकने के लिए हम MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड का छिड़काव करते हैं। तो वह मात्रा कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 से लेके 3000 ppm। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1000 ppm याद रखेंगे, 1000 ppm बराबर 1 ml होता है। ठीक है, 1 ml होता है, याद रखेंगे। और इसका जो छिड़काव है कब करते हैं, कटाई से 15 दिन पूर्व। ठीक है, कटाई से 15 दिन पूर्व करते हैं, याद रखेंगे। और MH का प्रयोग भी क्या करते हैं, मादा फूलों की वृद्धि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मादा फूलों की वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार के हार्मोन्स का। ठीक है, यहाँ पर 2500 से लेके 3000 ppm का स्प्रे करेंगे और कटाई से 15 दिन पूर्व करेंगे। और अगर इसको ml की बात करें तो 25 से लेकर 30 ml हो जाएगा। ठीक है, 25 से लेकर 30 ml मात्रा इसका प्रयोग करेंगे अगर ml में प्रयोग करें। ठीक है, 1000 ppm बराबर 1 ml होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तरबूज में हानिकारक तत्व पाया जाता है, सेरोटोन, सोलेनिन या सोलोसोडीन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। सोलोसोडीन का प्रयोग हम कौन सी क्रॉप में करते हैं, टमाटर। ठीक है, टमाटर के लिए हानिकारक तत्व होता है सोलोसोडीन। और सोलेनिन जो हानिकारक तत्व है किसका, आलू के अंदर, याद रखेंगे। और यहाँ पर सेरोटोनिन जो है ये तरबूज का हानिकारक तत्व होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ये तीनों के तीनों हैं फसलों के लिए हानिकारक तत्व, लेकिन अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग तत्व पाया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अवर्णनात्मक शाकनाशी नहीं है, नॉन सेलेक्टिव और कॉन्टैक्ट शाकनाशी, इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट या एल्ट्राजिन। यहाँ मतलब है यानी कि ऐसा खरपतवारनाशी नहीं है जो कि क्रॉप को भी नष्ट ना करे। यहाँ पर ग्लाइफोसेट की बात करें, ये जीरो हर्बिसाइड है। ठीक है, जीरो हर्बिसाइड है यानी कि खरपतवार को भी नष्ट करेगा और हमारी क्रॉप को भी नष्ट कर देगा। पैराक्वाट ये भी जीरो हर्बिसाइड है, ये भी क्या करता है, फसल और खरपतवार दोनों को ही नष्ट कर देता है। डाइक्वाट ये भी जीरो हर्बिसाइड है। तो यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव और कॉन्टैक्ट शाकनाशी नहीं है, तो यहाँ पर एल्ट्राजीन है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉप को हमारे क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ जो सेलेक्ट होने वाले खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि क्रॉप जो हमारी हो रहेगी फसल वो सुरक्षित रह जाएगी, लेकिन उसके साथ जो खरपतवार रहेंगे उनको चुनकर ये नष्ट कर देता है। अधिकतर इसका प्रयोग एल्ट्राजीन का हम किसमें करते हैं, C4 जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, एल्ट्राजीन का। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बोरान भी क्षारीय मृदाओं के लिए और सल्फर भी, मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हमारा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ईयर कोकल रोग का रोग कारक क्या है, एविना टिट्रिसाई, हेट्रोडेरा एविनी, निमोसिया इंडिका, अस्टिलेगो न्यूडा टिट्रिसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एविना टिट्रिसाई। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी चारों जो हैं ये गेहूं के ही रोग हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, सरसों की खली के अंदर प्रोटीन की मात्रा बताना है, कितनी % पाई जाती है।
8%, 20%, 35% या 55%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 35%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सरसों की खली के अंदर, सरसों के अंदर तेल की मात्रा की बात करें, ऑयल की मात्रा की बात करें, तो 35 से लेकर 37% तक इसके अंदर ऑयल की मात्रा पाई जाती है, तेल की मात्रा पाई जाती है। और इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको इरूसिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इरूसिक अम्ल कहा जाता है, जो कि हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, हृदय रोगियों के लिए यह अच्छा नहीं माना गया है यह तेल, क्योंकि इसके अंदर इरूसिक अम्ल की मात्रा अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गर्बर टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है दूध की अम्लता, दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, दूध में वसा प्रतिशत, दूध में यस यानी एफ की मात्रा। तो ये आपको बताना है कि गर्बर टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध में वसा की मात्रा। ठीक है, गर्बर टेस्ट एक प्रकार की मशीन होती है। ठीक है, इससे क्या ज्ञात करते हैं? दूध में वसा परसेंटेज ज्ञात किया जाता है, लेकिन वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ब्यूटारोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्यूटारोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस ग्रीनिंग किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, एफिड द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिट्रस ग्रीनिंग जो होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको फैलाने का काम कौन करता है? लीफ माइनर। ठीक है, लीफ माइनर इसका फैलाने का, प्रसार का काम करता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त तरंग धैर्य है लाल, नीला, बैगनी या उपयुक्त सभी। आपको बताना पौधे की वृद्धि के लिए कौन से ऐसी तरंग धैर्य है जो अच्छी मानी जाती है, यानी कि अंकुरण के लिए अच्छी हो, वृद्धि विकास के लिए अच्छी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लाल रंग। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रंग सबसे सर्वोत्तम माना गया है, ये अंकुरण के लिए अच्छी मानी गई है। ठीक है, अंकुरण के लिए, और याद रखेंगे वृद्धि विकास के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक का उदाहरण है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा बायो फर्टिलाइजर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरक बताइए, एजोला, FYM, वर्मी कंपोस्ट या ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर याद रखेंगे राइजोबियम होता है। ठीक है, राइजोबियम को याद कर लीजिए। इसके साथ एजोला को याद कर लीजिए। एजोला भी एक प्रकार का क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। BGA को याद कर लीजिए, BGA। वेम को याद कर लीजिए। एजेक्टोबैक्टर को याद कर लीजिए, एजेक्टोबैक्टर को याद कर लीजिए। इसके साथ साथ एजोस्पिरिलम। ठीक है, एजोस्पोरिलम। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब बायो फर्टिलाइजर हैं। अब इसमें से आप देखिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एजोला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे FYM और वर्मी कंपोस्ट ये दोनों क्या है? दोनों एक प्रकार के जीवाश्म खाद हैं। ठीक है, क्या है? जीवाश्म खाद हैं। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करेंगे धान के खेत के अंदर करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और यह एक प्रकार का जलीय फर्न है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? जलीय फर्न होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, याद रखेंगे। सिट्रस ग्रीनिंग जो होता है किसके द्वारा होता है? ये तो होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, लेकिन इसको लीफ माइनर नहीं फैलाता है। इसको फैलाने के कारण है सिट्रस फाइला। ठीक है, सिट्रस फाइला इसको फैलाने का काम करता है, सिट्रस फाइला, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हे में नमी की प्रतिशत कितनी होती है? 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30 या 35 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 से 40। हे के बारे में पूछा था। ठीक है, तो हे एक प्रकार की हरी अवस्था में इसको काटा जाता है। ठीक है, हरी अवस्था में इसको काटेंगे और इसको छाया में सुखाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, छाया में सुखाकर इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर
और सूची 2 के अंदर, सूची 2 के अंदर कुछ वैरायटियों के नाम दिया हुआ है, उस वैरायटी की क्या खासियत है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं आलू के प्रसंस्करण हेतु आलू की कौन सी किस्म अच्छी मानी जाती है। तो आलू के प्रसंस्करण हेतु कोफरी चिप्सोना, जिसके चिप्स बनाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। दूसरा, आलू की पाला प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि कुफरी शीतमान, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद सी वाला है, आलू की पचेथी अगमारी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। ठीक है, पचेती झुलसा के लिए कौन सी आलू की रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो ये आपको बताना है। तो ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, कुफरी ज्योति। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद आलू की अधिक तापमान प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो ये कुफरी सूर्या के साथ चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को मिलान करके इसका सही आंसर का चुनाव करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा हुआ है पादप जिसमें रेशा, तेल और पशु आहार तीनों ही प्राप्त होते हैं, सनई हेम्प से, सूरजमुखी से, कपास से या पटसन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जानते हैं कपास से रेशा भी प्राप्त होता है, तेल भी प्राप्त होता है, पशु आहार यानी कि बिनोला भी तैयार होता है, इससे याद रखेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है काजरी की स्थापना कब हुई थी, 1905 में, 1952 में, 1959 में, 1979 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। काजरी की स्थापना हुई थी कब, 1959 में। काजरी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय भी आपको याद होना चाहिए। काजरी का मुख्यालय हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर, जोधपुर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से गोवंश में कुल कितने क्रोमोसोम की संख्या होती है। गाय के क्रोमोसोम नंबर बताना है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 14, 44, 54, 78 या 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 2n बराबर 60 होते हैं गाय के इसमें क्रोमोसोम नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को ब्राजील गाय कहा जाता है। ठीक है, किस नस्ल को ब्राजील गाय के नाम से जाना जाता है, साहिवाल, कांगयाम, राठी या गिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर गिर को ब्राजील गाय के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय के कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं, मालवी के, गिर के, थारपारकर के या कांकरेज के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस गाय के जो क्या कान होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्तीनुमा नीचे की तरफ लटके होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। ठीक है, सवाई चाल यानी कि तेज से चलने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, थारपारकर, कांकरेज, राठी या बी और सी दोनों से है। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध जो नस्ल है गाय की वो कांकरेज हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा किस नस्ल के बैल अत्यधिक चौकने, फुर्तीले और दौड़ने में अच्छे होते हैं। ठीक है, चौकने होते हैं हमेशा और फुर्तीले भी होते हैं और दौड़ने में भी अच्छे होते हैं, तो बताना है। तो ये इस प्रकार की जो नस्ल होगी वो भारवाही नस्ल कहलाती है। ठीक है, भारवाही या भारवाहक नस्ल कहलाती है, याद रखेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन, मालवी, खिलारी, अमृत महल या नागौरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नागौरी बैल जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, तो डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस नस्ल के भैंस में हम्प व गलकंबन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जाफराबादी, भदावरी, नीली रावी या मुर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रा। ठीक है, इसके अंदर हम्प और गलकंबल जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भैंस की सबसे बेस्ट नस्ल होती है। ठीक है, बेस्ट नस्ल होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस बकरी की नस्ल को तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। ठीक है, तोतापुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है, जमुनापारी, बर्बरी, गंजम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुनापारी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा किस नस्ल की बकरी का जन्म स्थान पंजाब माना गया।
बरबरी, जमुनापारी, बीटल, गंजम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 4 से 5%, 20%, 33 से 35% या 45 से 50%। तो यहाँ पर सूरजमुखी के अंदर तेल की मात्रा पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 से 35% तेल की मात्रा पाया जाता है तारामीरा में। ठीक है, तारामीरा के अंदर 33 से 35% की मात्रा तेल की मात्रा पाई जाती है और इसको रॉकेट, ठीक है, रॉकेट क्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कपास की सुसुप्तावस्था से कौन से रसायन के द्वारा हटाई जाती है? ठीक है, कपास की जो सुसुप्तावस्था है या सुसुप्ता को कौन से रसायन के द्वारा हटाई जाती है, या फज को किसके द्वारा हटाया जाता है? H2SO4 के द्वारा, KNO3 द्वारा, थायोयूरिया द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसके जो बीज के ऊपर रेशे होते हैं उसको हटाने का काम कौन करता है? H2SO4 करता है, तो उसको फज कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायोयूरिया का प्रयोग हम किस में करते हैं? आलू वगैरह में करते हैं, सुसुप्तावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरपतवारों के नियंत्रण का निरोधात्मक उपाय कौन सा है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मल्चिंग का प्रयोग, खरपतवार रहित बीजों का प्रयोग करना, या हाथ से खरपतवारों का उखाड़ना। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खरपतवार रहित बीज का प्रयोग करना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की, तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।